हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और आज मैं लेके आई हूँ इन्वायरमेंट के लेक्चर 2 जो कि हम MCQs डिस्कस कर रहे थे, तो उसका ये लेक्चर सेकंड है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो इंटरप्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से, तो आज हम वही ये कवर करने वाले हैं जो लास्ट लेक्चर हमारा इंटरप्ट हो गया था। ठीक है, तो नेटवर्क इशू की वजह से हम आपको ये रिकॉर्डेड वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो अगर आपको उनकी PDF चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो आप O2 IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलग अलग आपको पॉपुलेशन की इंटरैक्शंस दी हैं, जैसे कि कमेंसलिज्म हो गया, प्रिडेशन हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, और यहाँ पर आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये टोटली जो क्वेश्चन है NCERT बेस्ड है। ठीक है, जो आपकी +2 की इन्वायरमेंट की NCERT है, बेसिकली साइंस की जो आपके लास्ट के 4 चैप्टर हैं +2 के, वो इन्वायरमेंट कवर करते हैं, तो उसमें से ये उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कमेंसलिज्म में बताया है कि जो सी एनिमल और क्लाउन फिश है, उनके अंदर कमेंसलिज्म का रिलेशन होता है। बेसिकली कमेंसलिज्म होता है आपका कि दो ऐसी स्पीशीज हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ रह रही हैं, जिसमें एक स्पीशीज को तो पॉजिटिवली बेनिफिट हो रहा है और दूसरी स्पीशीज जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड है आपका प्रिडेशन के रिगार्डिंग कि जो कैटल ईग्रेट और ग्रेजिंग कैटल है, क्या उन दोनों में प्रिडेशन का रिलेशन है, मतलब इसमें से एक प्रे है और एक आपका प्रिडेटर है। जो प्रिडेटर है वो प्रे को खाता है। ठीक है, प्रिडेशन आपका मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी इंटरैक्शन होती है जिसमें जो दो स्पीशीज होती हैं एक दूसरे को पॉजिटिवली बेनिफिट करती हैं। क्या उसका एग्जाम्पल फिग ट्री और वैस्प्स है। तो आपने इसमें से करेक्टली मैच्ड ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। देखो, जो कमेंसलिज्म है वो मैंने बताया कि एक स्पीशीज पॉजिटिवली बेनिफिट होती है और दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सी एनिमल और क्लाउन फिश है आपकी, इनके अंदर कमेंसलिज्म का ही इंटरैक्शन होता है। ठीक है, जो ये आपको सी एनिमल के टेंटिकल्स दिख रहे हैं, इन टेंटिकल्स के अंदर जब ये क्लाउन फिश रहती है तो वो अपने प्रीडेटर से बच सकती है। ठीक है, बाकी जो क्लाउन फिश है वो इन सी एनिमल को कोई एज सच बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते। अगर मैं आपकी इस वाले ऑप्शन की बात करूं, सेकंड जो है आपका प्रिडेशन, जिसमें आपको बताया है कैटल ईग्रेट और ग्रेजिंग कैटल। जो आपका कैटल ईग्रेट और ग्रेजिंग कैटल है, उनके अंदर भी कमेंसलिज्म का ही रिलेशन होता है। ठीक है, कमेंसलिज्म का रिलेशन होता है। होता क्या है, जब भी ये कैटल चलती है तो उसकी वजह से जिस जिस एरिया में ये जाती है, तो वहाँ की जो सॉयल है वो थोड़ी सी बाहर अपवेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से उसमें से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, तो इनको ये खाने के लिए एक तरह से न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, थर्ड है आपकी फिग ट्रीज और वैस्प का रिलेशन। जो इनका रिलेशन है वो टोटली म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। कैसे करते हैं, जो फिग ट्रीज होते हैं, फिग ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर वैस्प्स अपने एग को ले करते हैं, और इन रिटर्न जो वैस्प्स हैं वो करती क्या है फिग ट्री का, वो इन फिग ट्री की पॉलिनेशन करवाती है। पॉलिनेशन आपको पता होएगा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये फ्लावर्स के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसका एक पार्ट है, जिसमें एंथर्स जो है, जो मेल फ्लावर होता है वहां से जो एंथर्स हैं वो फीमेल फ्लावर पर जाकर मूव करती हैं। ठीक है, तो वैस्प्स इनकी पॉलिनेशन करवाती हैं। ओके, तो इसमें से अगर मैं सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना चाहूँ, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका प्रिडेशन का, ये गलत हो जाएगा, और फिग ट्री और वैस्प्स आपका म्यूचुअलिज्म है, तो आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी। तो आपका इसका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। उन्होंने बोला है कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को डिक्रीज करते हैं। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब है कि अगर एक रिवर बॉडी है या एक पानी की कोई बॉडी है, उसके अंदर कितना ऑक्सीजन डिजोल्व्ड है, ठीक है, कितना ऑक्सीजन डिजोल्व्ड है, उसको हम कहते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। तो क्या अगर मैं इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट डालूंगी, तो क्या इसका ऑर्गेनिक जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है वो डिक्रीज होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी कि जितना कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट होगा। तो देख लेते हैं एक बार इसका क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लो ये एक वाटर बॉडी है और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही मैं इसके अंदर वेस्ट डालती जाऊंगी,
तो इस वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर काम करेगा। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड करेगा तो उसको कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी इसको डिग्रेड करने के लिए। दैट मीन्स जितना ज्यादा आप ऑर्गेनिक वेस्ट डालोगे उतनी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करेंगे, उसकी वजह से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्ट या इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए कितनी उनकी ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है, उसको बीओडी कहते हैं। तो जैसे जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड करेंगे, मतलब इनकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है क्योंकि उतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट डल रहा है, उसकी वजह से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है वो डिक्रीज होता है। तो आपकी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। तो यहां पर अगर एक डिफाइंड एरिया में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज रह रही हैं, ठीक है, एक ही टाइप की स्पीशीज रह रही हैं, तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम पॉपुलेशन कहते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हो गया, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यू कैन से। अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहने लग जाएं और वो सारे एक ही स्पीशीज के हों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अगर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ रहें, तो उनको हम कहते हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट की इंटरैक्शंस देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो गया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ये वाले फिशेज होगी, अलग अलग है ना, तो इनका इंटरैक्शन एबायोटिक फैक्टर जैसे कि पानी हो गया आपका, इसके साथ कैसा है, तो उसको हम कह देते हैं इकोसिस्टम। बायोम हम इकोसिस्टम की ही एक बड़ी वैरायटी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो डेजर्ट एरिया है तो ये एक डेजर्ट वाला बायोम बन जाएगा, मेरीन है इन्वायरमेंट है तो मेरीन बायोम बन जाएगा। और जो आपका बायोस्फीयर है उसके अंदर आपके जो तीनों स्फीयर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और आपका लिथोस्फेयर हो गया, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रहने लायक जगह बनाते हैं तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर ए बनेगा। इकोसिस्टम और कम्युनिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो एलील होता है वो जीन का एक पोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर टॉलनेस की कैपिटल टी जीन है तो उसमें से जो एक पार्ट है उसको हम एलील कहते हैं और वो क्रोमोसोम के एक आर्म पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में मैंने और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करी है, जैसे कि जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे होगी, अगर उसमें नंबर ऑफ बर्थ ज़्यादा हो जाए या फिर इमिग्रेशन ज़्यादा हो जाए। इमिग्रेशन का मतलब है किसी और जगह से रहने वाले पर्सन जो है वो इस डिफाइंड एरिया में आ रहे हैं। ये पॉपुलेशन नेगेटिव भी हो सकती है कब, जब यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज हो जाए या फिर ई माइग्रेशन हो जाए। ई माइग्रेशन का मतलब होता है जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो ये जगह छोड़कर किसी और इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरल रीफ के रिगार्डिंग। उसमें अलग अलग टाइप ऑफ आपको कोरल रीफ्स दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे इंडिया के अंदर कौन से टाइप ऑफ कोरल रीफ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, एटोल्स के लिए लक्षद्वीप और निकोबार आइलैंड इन्होंने बताया है, पैच रीफ, अंडमान आइलैंड, फ्रिंजिंग रीफ, पाक बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ। इसमें से आपने करेक्टली मैच्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना है। देखो जो कोरल्स होते हैं वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जो हमारे एनिमेलिया किंगडम होता है उसके अंदर एक फाइलम आता है जिसको हम निडारिया कहते हैं। जो इसके अंदर एंथोजोआ क्लास होती है, उस क्लास के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो करते क्या हैं, अपने आसपास कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर सिक्रीट कर लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर को सिक्रीट कर लेते हैं। अब जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के पास आके रहने लगेंगे तो उस टाइम पे हम इनको कह देंगे कि ये क्या है, कोरल रीफ्स हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप ऑफ कोरल रीफ्स मिलती हैं। पहले मैं आपको इसकी एक टाइप्स बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द वॉल्केनिक आइलैंड। अगर इस आइलैंड के बिल्कुल कॉर्नर्स पर
यहाँ पर कोरल रीफ ग्रो करेगी तो ये कुछ ऊपर से ऐसा दिखेगा कि ये बीच वाला आइलैंड है और साइड पे यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ कोरल रीफ को हम फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। जो बैरियर रीफ है उसमें क्या होता है, जो आपका वॉल्केनिक आइलैंड होता है उसके आसपास एक वाटर बॉडी बन जाती है और उसके कुछ दूरी पर यहाँ पर कोरल रीफ्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वो अगर ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो इसके बीच में वाटर बॉडी बनती है हम उसको लगून भी कह देते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो कोरल रीफ है दैट इज अटोल। अटोल का मतलब है कि ये ऐसा कोरल रीफ है जिसमें जो आपका वॉल्केनिक आइलैंड है वो नीचे सबसाइड कर गया है और जो कोरल रीफ है उसके ऊपर ग्रो करने की वजह से बीच में आपको एक वाटर बॉडी नजर आएगी जिसको हम लगून कह रहे हैं और उसके आसपास आपको कोरल रीफ्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो कि ये एटोल है, फ्रिंजिंग वाले में इसके आइलैंड के साइड पे ग्रो कर रहे हैं, बैरियर रीफ में एक लगून बन गया है। लास्ट टाइप है आपकी पैच रीफ। पैच रीफ में कोई पैटर्न एज सच बनता नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह पर जो कोरल्स है वो ग्रो करने लग जाते हैं। अगर मैं अपने इंडिया के अंदर देखूं तो यहाँ पर जो फ्रिंजिंग रीफ्स है वो हमारे अंडमान वाले रीजन में पाई जाती हैं। जो पैच रीफ्स हैं वो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, पाक बे हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में मिलती हैं। जो बैरियर रीफ्स हैं हमारी वो लक्षद्वीप और निकोबार और अटोल्स भी हमारे लक्षद्वीप और निकोबार आइलैंड्स पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके जो अटोल्स हैं ये बिल्कुल सही है, पैच रीफ आपका ये गलत हो गया, फ्रिंजिंग रीफ भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट एलिफेंट रिजर्व दिए हैं, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दिए हैं अलग अलग। आपने इनकी स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी स्टेट में मिलते हैं। जो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है वो झारखंड में दिया है, कामलांग जो है वो असम में दिया है, नामेरी जो है नेशनल पार्क वो अरुणाचल प्रदेश में दिया है। इसमें आपने करेक्टली मैच्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना है। ओके, जो आपका सिंहभूम है वो बिल्कुल झारखंड वाले रीजन में है। ये आपको अलग अलग एलिफेंट के कॉरिडोर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपने ये सारे कॉरिडोर्स लर्न नहीं करने हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन में, जैसे ये वाला रीजन हो गया है ना, इस रीजन में है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। और वो वाला एलिफेंट कॉरिडोर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में, जो अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क की बात करूं तो वो आपका असम में है और जो आपका कामलांग टाइगर रिजर्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हुई वो दोनों गलत हो गई और इसका आंसर है वन ओनली। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के बारे में है कि इट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975 और किसने कोलैबोरेशन में निकाला था ये, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है और वो क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। तो जो आपकी कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उत्तर प्रदेश में है, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। बाकी जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है वो 1975 में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड के कोलैबोरेशन द्वारा ये प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल बनाया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और इसका आंसर बनेगा वन ओनली। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है ये मैंने बताया किसकी कोलैबोरेशन से बना है। आपने ये चीज याद रखनी है कि जो क्रोकोडाइल है वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। एक तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है। जो चंबल है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये आपने याद रखना है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये एक। बाकी कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश वाले रीजन में लाई करती है। ओके, अगर मैं क्रोकोडाइल्स की बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर तीन अलग अलग टाइप के क्रोकोडाइल मिलते हैं। एक तो हो गया मार्श क्रोकोडाइल, एक हो गया आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एक हो गया आपका घड़ियाल। जो घड़ियाल होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, उनकी एक लॉन्ग सी स्नाउट होती है। ठीक है, आपने लर्न क्या करना है इसमें कि IUCN का क्या क्या स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है उसका लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, मार्श क्रोकोडाइल जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है और जो घड़ियाल्स हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और चीजें क्या याद करनी है आपने कि ये कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिलते हैं आपके। ठीक है, और जो आपके घड़ियाल्स हैं वो चंबल रिवर में मिलते हैं आपके, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले जो नेशनल पार्क अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश वाला उसमें भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंजेटिक रिवर डॉल्फिन के रिगार्डिंग कि ये सिर्फ ओनली सर्वाइविंग फ्रेश वाटर डॉल्फिन है इंडिया की।
सेकंड है कि गेंजेटिक रिवर जो डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। और जो थर्ड है कि इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देखो जो भी स्पीशीज आपकी, जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके न्यूज़ में चल रहे हैं, स्पेशली आपने उन सब का IUCN स्टेटस को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन है वो बिल्कुल हमारी ओनली सर्वाइविंग फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन बेसिकली उस फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसकी सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो हमारे रिवर्स वगैरह हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर आ जाते हैं। तो ये ओनली सर्वाइविंग फ्रेश वाटर डॉल्फिन है इंडिया की। सेकंड है कि ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। बाकी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आती है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो आपका इसका आंसर 1 और 2 ओनली बनेगा, दैट इज बी। ठीक है, ये देखो एक अलग सा वो प्रोजेक्ट चलाया है, सेव डॉल्फिन, है ना, गंगा की। ओके, तो जो हमारी गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन है फ्रेश वाटर वाली, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो उसके शेड्यूल 1 में है। और ये कौन सी सेंचुरी में पाई जाती है? ये है आपकी विक्रमशिला गेंजेटिक डॉल्फिन, जो आपके बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। अगर मैं गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करूं कि ये वो कौन कौन से रिवर सिस्टम में पाई जाती है, तो ये आपने याद रखना है कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा जो आपकी इंडिया में है, मेघना, कर्णफुली जो आपकी नेपाल वाले रीजन में है, और मेघना आपकी बांग्लादेश वाले में आ जाएगी। तो बेसिकली नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश वाले रीजन में गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। ओके, इसको हम सूसू भी बोल देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जब ये ब्रीद करती है तो उस टाइम पे ये अजीब सी साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वो इसके साथ कोलैबोरेट करती है साउंड। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के रिगार्डिंग, जो उसके बारे में बोला है, 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2009 में लॉन्च किया गया था। और जो सेकंड है कि स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN की, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे स्नो लेपर्ड्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, वो वल्नरेबल हैं। तो इसीलिए आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगी गलत, यहाँ पे 1 ओनली बनेगा। बाकी जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है वो 2009 में ही लॉन्च किया गया था। आपने याद क्या रखना है कि जो स्नो लेपर्ड है वो कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पाया जाता है। जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख वाला, लद्दाख यूटी वाला, वहां पे स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया उत्तराखंड में, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इन कुछ नेशनल पार्क्स में जो स्नो लेपर्ड है वो पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। यहाँ पे आप इसकी पॉपुलेशन भी देख सकते हो कि रिसेंटली इसकी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। ओके, ये 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि जहाँ पर जो आपका स्नो लेपर्ड है वो पाया जाता है। जैसे आपका 40% इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में आपकी 11% है। आपने इसकी परसेंटेज अगर ना भी लर्न करो तो आपने ये याद रखना है कि कौन कौन सी 12 कंट्रीज है जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, तजिकिस्तान। आप मतलब ये याद रखना कि ये तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। देन इज चाइना, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। अलग अलग टाइप्स हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, है ना। तो उसमें आपको बताया है कि जो मॉलिक्यूलर इकोलॉजी है वो किस चीज पर फोकस करती है, कि कितना प्रोटीन प्रोडक्शन हुआ है इन्वायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट है आपका कि जो ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी है वो ऑर्गेनिज्म की इंटरैक्शन इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करती है। तो आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। मॉलिक्यूलर इकोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर किस टाइप के प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर उसके बॉडी के अंदर जो टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है। ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरैक्शन है, उसको स्टडी करना। देन इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब है कि हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन के अंदर जो सेम टाइप ऑफ स्पीशीज हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरैक्शन है उसको स्टडी कर रहे हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी का मतलब है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज रह रही हैं उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है।
इकोसिस्टम इकोलॉजी का मतलब है कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स है आपके, जो भी स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स या लिविंग पार्ट्स एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उनका बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है, जैसे उनका पानी के साथ क्या इंटरैक्शन है ना, पूरे इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरैक्शन है। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरैक्शन देखते हैं और उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं आपको, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जो यूकलिप्टस एंड एकेशिया है इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, की क्या वो ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुआ था और वो अभी रिसेंटली वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है। इन्वेजिव का मतलब मैंने आपको बताया है कि इन्वेजिव का मतलब ये होता है कि एक एरिया के अंदर जो वहां पर लोकल स्पीशीज ग्रो कर रही थी, लोकल प्लांट्स मान लो ग्रो कर रहे थे, तो बाहर के इन्वायरमेंट्स में से अगर मैं किसी स्पीशीज को यहां पर डाल दूं और उसकी वजह से जो लोकल स्पीशीज हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाएं, तो उसको मैं इन्वेजिव स्पीशी कहती हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज हैं वो सॉइल के स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और माइक्रो इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग एलिलोकेमिकल्स। एलिलोकेमिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो कोई बाहर से कोई स्पीशी आई इस लोकल इन्वायरमेंट में, और इस लोकल एनवायरनमेंट में जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए उसने कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, उनको हम एलिलो केमिकल्स कहते हैं। थर्ड है आपका कि जो वाटर हायसिंथ है वो नॉर्थ अमेरिका से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो इसमें से आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, कि जो यूकलिप्टस है वो ऑस्ट्रेलिया से ही इंट्रोड्यूस हुआ था और वेस्टर्न घाट्स के जो नीलगिरी और पलनी हिल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है वो मैंने आपको समझा दी है कि भाई एक ऐसी स्पीशीज़ जो अपने हिसाब से सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगी, वहाँ के इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगी कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करके, ताकि वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ है वो ना वहाँ पे ग्रो कर सकें, ठीक है। बाकी जो वाटर हायासिंथ है आपका नॉर्थ अमेरिका से नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 1 और 2 ओनली। तो वो बेसिकली साउथ अमेरिका से इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं इसको देखकर, और उसके अलग ही टाइप के कुछ लीव्स होते हैं उसको देखकर इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस वाटर हायसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया है और वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको उसने एलिमिनेट कर दिया है। ओके, 11th क्वेश्चन है हमारा, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट्स गिवन है आपको जैसे प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूओप्लैंक्टन्स के रिगार्डिंग। ओके, जो प्लैंक्टन्स है वो मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट फ्लोट इन वाटर एंड ड्रिफ्ट विद करंट्स। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो 50% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है फूड चेन के लिए। नेक्स्ट है आपका जूओप्लैंक्टन्स। जूओप्लैंक्टन्स कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं। तो यहाँ पे आपकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो यू कैन से माइक्रो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के करंट्स के साथ मूव करते हैं, ठीक है, पानी के बहाव के साथ ही वो मूव करते हैं। और जो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट लाइक प्लैंक्टन्स होते हैं। दैट मीन्स इसमें प्लांट की भी कोई चीज़ है, प्लांट की क्या स्पेशलाइजेशन होती है कि वो खाना प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट को यूज़ करके। इन द सेम वे यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है वो 50% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अर्थ की जो टोटल 50% ऑक्सीजन है वो फाइटोप्लैंक्टन्स द्वारा आती हैं। अगर मैं ओशन सिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स की बात करूं, जो सबसे नीचे ट्रॉफिक लेवल होता है आपका प्रोड्यूसर्स का होता है, तो ओशन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और इनके ऊपर जो हर्बीवोर्स होते हैं या यू कैन से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके होते हैं जूओप्लैंक्टन्स। ये जो जूओप्लैंक्टन्स हैं वो बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं, तो ये एक फूड चेन बन जाती है ओशन के अंदर या फिर पानी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको सी ग्रास के रिगार्डिंग अभी ये रिसेंटली न्यूज में भी था,
तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि इंटायरली अंडर वाटर ग्रो करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी कि जो चिलिका लेक है उसके अंदर क्लेम किया गया है कि 60% सी ग्रास ग्रो कर चुका है। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है कि चिलिका लेक में 60% सी ग्रास ग्रो कर गया है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि ये 20% क्लेम किया गया है। रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि चिलिका लेक के अंदर हम क्लेम करते हैं कि 20% सी ग्रास ग्रो कर गया है। अब देख लेते हैं एक बार कि सी ग्रास होता क्या है। देखो उसके नाम से ही क्लियर है, मतलब ऐसा ग्रास जो सी में ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसका नाम ग्रास हम बोल रहे हैं लेकिन ये ग्रास नहीं है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर प्रेजेंट है, और हमें पता है कि प्लांट का जो फ्लावर होता है वो इसका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसी के अंदर आपके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, फिर पॉलिनेशन होती है और उसी की वजह से वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, और फ्रूट के बाद वो सीड बनाते हैं, और वो सीड कहीं और जाके डिस्पर्स करके दोबारा से प्लांट बना देता है, ठीक है। तो जो आपके सी ग्रासेस हैं वो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट है, वो ग्रासेस नहीं है, ठीक है, नॉट अ ग्रास। देन इज इनको हम लंग्स ऑफ सी भी कहते हैं क्योंकि ये भी आप खुद सोच के देखो, प्लांट्स हैं ऐसे जो ओशन में ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करेंगे और बहुत सारी ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, इसीलिए हम इसको लंग्स ऑफ द सी भी कह रहे हैं। बाकी चिलिका लेक में मैंने आपको बता दिया कि 20% इंडिया का जो सी ग्रास है वो 20% चिलिका लेक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपके जो मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, जो आपके कोस्टल जोन्स होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी होती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं कि क्या जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 होता है उसमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आता है। सेकंड है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 के अंदर रूरल एरियाज आते हैं और 3 के अंदर अर्बन एरियाज आते हैं। तो एक बार मैं आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में बता देती हूँ। देखो, एक कोस्ट के आसपास कितने एरिया में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर हम कितने एरिया में बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं, तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन आए थे। अलग अलग 4 टाइप के जोन्स हैं यहाँ पर। ये बनाए गए थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द्वारा, ठीक है। मतलब इस एक्ट के अंदर अलग अलग कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को बताया गया है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री में आएंगे ये? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसमें 4 तरह के कोस्टल जोन्स होते हैं। जो फर्स्ट कोस्टल जोन होता है वहां पर आपके जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड कोस्टल जोन में हम अर्बन एरियाज को बताते हैं कि इतनी शोर लाइन के बाद आप इतने एरिया तक अर्बन एरियाज नहीं बना सकते, ठीक है। और थर्ड वाले में आपके रूरल एरियाज हैं, उसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं, थर्ड ए एंड थर्ड बी। इसका मतलब ये है कि अगर थर्ड ए का मतलब ये है कि अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर होगी, मतलब इतने किलोमीटर एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर इतनी पॉपुलेशन होगी, तो आप 50 मीटर तक आप नो डेवलपमेंट जोन को काउंट करेंगे। दैट मीन्स जो आपकी हाई टाइड लाइन है उससे 50 मीटर तक आप वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जो 3B है उसमें आपको दिया है कि जिसकी पॉपुलेशन 216 से नीचे है उसके आप 200 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट जोन या फिर उसको नो डेवलपमेंट जोन हम काउंट करेंगे। जो आपका फोर्थ कोस्टल रेगुलेशन जोन है वहां पर हम एक्वेटिक एरियाज को रेगुलेट करते हैं कि ये आपकी लो टाइड लाइन है, इसके आगे कितना एरिया आपका नो डेवलपमेंट जोन में आता है, ठीक है। ओके, आपने एक और चीज यहां पर याद रखनी है कि जो आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 और 4 हैं उसको कि वो कितना एरिया हमारा इस रेगुलेशन जोन में आएगा उसको नोटिफाई करती है हमारी सेंटर गवर्नमेंट। लेकिन जो आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन 3rd और 2nd है उसको स्टेट लेवल पर डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट यूनेस्को एक पर्टिकुलर मैप निकालती है, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि क्या वो 1981 में यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था। जो सेकंड है आपका कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज 3 जोन्स, कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन जोन्स। क्या बायोस्फीयर रिजर्व में ये तीनों जोन्स होते हैं? तो आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है।
देखो जो यूनेस्को का मैप है वो 1981 में नहीं आया था, वो 1971 में आया था, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत होगी। और बाकी जो बायोस्फीयर रिजर्व है हम उसको 3 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। जो बिल्कुल अंदर का एरिया होता है उसको हम कहते हैं कोर एरिया, ठीक है। उसके आसपास वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं बफर एरिया, और उस बफर एरिया के आसपास वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एरिया। तो यहां पर इनकी कुछ रेगुलेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कोर एरिया के अंदर मैं ना तो कोई एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस की कोई एक्टिविटीज कर सकती हूँ, वहां पे ना वहां पर टूरिज्म अलाउड है, ना वहां पे कोई घर वगैरह बन सकते हैं। वहां पर सिर्फ रिसर्च हो सकती है कोर एरिया के अंदर, ठीक है। बाकी बफर जोन की बात करूं तो कोर एरिया के आसपास वाला एरिया जो है वो बफर जोन है। वहां पर आप टूरिज्म भी कर सकते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग की कोई प्रैक्टिसेस वगैरह भी कर सकते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो लिमिटेड होगी, ठीक है, लिमिटेड होगी, इतनी ज्यादा नहीं है। बेसिकली हम कई बार कह देते हैं ना कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइब्स रह रही हैं तो सिर्फ उनको ही मैं यहाँ पर इस जोन में अलाउ करूंगी, लेकिन जो बाकी के हमारे जो बाकी के नॉर्मल पॉपुलेशन है तो उनको मैं वहां पर नहीं अलाउ करूंगी। ओके, अगर मैं ट्रांजिशन एरिया की बात करूं तो बफर जोन के आसपास वाला एरिया जो है ट्रांजिशन एरिया है, और उसमें ह्यूमन सेटलमेंट जो नॉर्मली घर वगैरह बनते हैं वो सारी चीजें अलाउड हैं, ठीक है, कोई लिमिटेड ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। बाकी यूनेस्को मैप निकालता है, इसने सबसे पहले 1971 में इसको लॉन्च किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बता ही दिया कि इसका कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हम पूरे बायोस्फीयर को रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया ना, बायोस्फीयर 3 चीजों से बनता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं और एक इंसान के लिए रहने लायक जगह बनाती हैं तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और अगर मैंने इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया तो वो बन जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो यहां पर आपको यूनेस्को के मैप के अंडर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड करे गए हैं। हमारी कंट्री के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व यूनाइटेड नेशन की इस मैप के प्रोग्राम के अंडर नहीं आते। सिर्फ 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी के अंडर आते हैं। वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया गया है, ठीक है। जैसे आपके पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका सिक्किम के अंदर, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका तमिलनाडु वाले एरिया में, देन इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका निकोबार वाले एरिया में, अचनकमर और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका मध्य प्रदेश वाले रीजन में। यहाँ पे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है आपका ओडिशा वाले रीजन में, नोक्रेक इज इन मेघालय वाले रीजन में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश वाले रीजन में, देन इज नंदा बायोस्फीयर रिजर्व आपका उत्तराखंड वाले रीजन में आ जाएगा, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है, गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो है वो आपका यहाँ पे तमिलनाडु वाले रीजन में आ जाएगा, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी आपका तमिलनाडु वाले एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है दिबांग देहांग वाला रीजन है, और आपका दिब्रू साइखोवा मानस और कोल्ड डेजर्ट है, ये सारे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर नहीं आते हैं। सिर्फ 18 में से 12 ही आते हैं, तो आपने ये बायोस्फीयर रिजर्व्स याद रखने हैं। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो यूनेस्को है जैसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स की अलग कैटेगरी बनाता है, वैसे ही वो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की भी एक कैटेगरी बनाता है। एक मैंने यूनेस्को का और प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस किया है, दैट इज इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स का, वो मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। यूनेस्को का अगर मैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करूं तो जो यूनेस्को है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपने कुछ लिस्ट निकालता है, तो आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इसमें से नेशनल पार्क जो है वो नेचुरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो यूनेस्को है आपका, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक लिस्ट निकालता है। उसमें ये ऐसी हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करता है, 3 कैटेगरीज के अंदर प्रोटेक्ट करता है, जैसे कौन सी ऐसी साइट है जो कल्चरल रेलेवेंस है जिसका, या फिर कौन सी का नेचुरल सिग्निफिकेंस है, या फिर कौन सी मिक्स्ड क्राइटेरिया में है। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज के अंदर अपनी जो लिस्ट है वो निकालता है। ओके, इंडिया की बात करूं तो यहां पर टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 32 जो हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 आपकी नेचुरल साइट्स हैं, और एक जो है आपकी मिक्स्ड क्राइटेरिया में है। अगर आप सिर्फ एक मिक्स्ड वाली कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर लेते, कि मान लो जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वो यूनेस्को की मिक्स्ड कैटेगरी में है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो वो नेचुरल कैटेगरी में नहीं आती है, वो मिक्स्ड कैटेगरी में आती है। अगर मैं यहाँ पे 2 को एलिमिनेट करूंगी तो यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा सी। दैट मीन्स आपको सारी की सारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंडिया की याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे जो मिक्स्ड कैटेगरी है उसमें कंचनजंगा नेशनल पार्क आता है। देन आपकी नेचुरल साइट्स के अंदर 7 साइट हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया आपका, देन इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम, क्योलाडो नेशनल पार्क हो गया आपका, देन इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबंस नेशनल, देन इज वेस्टर्न घाट्स। तो ये साइट्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, सारी की सारी मत याद करना, बस एक बार नेचुरल और मिक्स्ड वाली लर्न कर लेना, तो बाकी की जो बचेंगी वो सारी किस में आ जाएगी, कल्चरल साइट्स में। ओके, पहले 38 साइट्स थी, लेकिन रिसेंटली 2 ऐड करी गई हैं 2021 के अंदर, और वो 2 कौन सी हैं, दैट इज काकटिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना वरंगल वाले रीजन में है आपके यहाँ पर, और एक है धोलावीरा जो एक हड़प्पन साइट थी गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर आपकी एक धोलावीरा को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपने एक बार इस मैप के गो थ्रू हो जाना है कि कौन कौन सी हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट के जो एमसीक्यूज हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की जो ऐप है वहाँ पर एक पूरी फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड लक।